हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सर जेट 2024 की हमारी चल रही है तैयारी और उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए पेपर 1 जो कि सारे सब्जेक्ट का है उसमें से एक यूनिट है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं उसको। अब ये यूनिट जो है 5 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है। 5 क्वेश्चन वेटेज रखता है, इसका मतलब सर पढ़ना तो अच्छे से होगा जी, बिल्कुल पढ़ना होगा क्योंकि 10 यूनिट है और हर यूनिट 5-5 क्वेश्चन के लिए वैल्यूएबल है। अब ये यूनिट जो है हायर एजुकेशन, आप समझिए कि यूजीसी नेट या फिर जेट जो है वो क्यों रखा है। पर्पस इज कि भैया आपको क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर। आप आगे जाके क्या करेंगे, पीएचडी। तो आपको सारे इंस्टीट्यूशंस के अपने हायर एजुकेशन सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो एनिशियंट इंडिया में हो चाहे वो अभी वाला हो, नहीं जी। तो उसी की पूरी चर्चा जो है एक एक करके हम आगे क्लास में करेंगे। आज हायर एजुकेशन इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, सिलेबस में क्या है वो भी देखेंगे, है ना। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्यों ये यूनिट इंपॉर्टेंट है ना, और कैसे पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते कहाँ, क्लास में आइएगा जी। देखिए, इसके पहले कि आपकी क्लास की शुरुआत हो आपको मैं एक बात बता दूं कि नोट्स को लेकर बहुत दिक्कत होती है रहती है सबको। तो आप ये क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे, कॉमर्स वाला भैया भाई NWB, यहाँ मैं सारे नोट्स डाल देता हूँ। इसके साथ साथ चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब ताकि आपकी नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे हर स्टेट के एग्जाम के कॉमर्स से रिलेटेड। व्हाट्सएप पे भी, इस नंबर पे भी कर सकते हैं। बस चलिए शुरू करते हैं। क्या करना है, अब पढ़ना कैसे है सर। देखिए, ये जो यूनिट है ना, मैं सिलेबस डिस्कस करता हूं उससे पहले ये जान लीजिए, ये जो यूनिट है पूरा का पूरा किसके बेस है, स्टैटिक बेस्ड है। स्टैटिक बेस्ड कहने का मतलब सर आपको रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, है ना। यानी कि लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है सर, कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं हम, है ना। उसके लिए जो स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए वो मैं ऐसा फॉलो करता था और मेरा बहुत काम आया है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करिए, रोज आपको क्या ना, इसको लगातार 5 घंटा 3 घंटा 6 घंटा देने की जरूरत नहीं है। हर दिन आप 1 घंटे निकालिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लेता हूं एक यूनिट में, मान लेता हूं कि क्या, कि एक यूनिट में, ठीक है, 4 सब यूनिट है। सब यूनिट मतलब सब टॉपिक्स वाइज कर रहा हूं। अब इसमें लगभग 20 टॉपिक्स हैं। क्या है, 20 टॉपिक्स हैं। अब इन 20 टॉपिक को आपको क्या करना है, एक एक घंटा देना है। तो 1 घंटा में कितने, 3 टॉपिक तो आराम से रिवाइज कर सकते हो आप, सर याद भी कर सकते हो। हाँ, तो शुरुआत में ऐसे करके 4-4 5-5 टॉपिक करके आप हर दिन इसको पढ़िए। और फिर इसका तरीका क्या होता है, इसका बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का। आपको क्या करना है, जैसे आप पूरा 6 डेज पूरा पढ़ लिए नया चीज, ठीक है। तो पढ़े तो क्या करेंगे, फर्स्ट डे मतलब इन अ वीक में बात कर रहा हूं, इन अ वीक, है ना, इन अ वीक। तो एक वीक में संडे को छोड़ दीजिए, अभी 6 डेज आप पढ़े तो कैसे पढ़े, मान लेते हैं पहला 4 टॉपिक आपने मंडे को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप 5वां टॉपिक कवर करने जाओ ना, तो ये जो 4 टॉपिक आपने 1 घंटे में पढ़ा है ना, ट्रस्ट मी अगले दिन वो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। तो आप 10 मिनट पहले इसको रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट 4 टॉपिक में जाओगे तो आपका फायदा ज्यादा होगा। और ऐसे ही करके आप क्या करोगे, एक बार याद, मेरी बात मानना एक बात, कि लास्ट तक जब एग्जाम आने वाला होगा आपका पूरा हायर एजुकेशन 2 घंटे में आप उसको आंख बंद करोगे और पूरा हायर एजुकेशन आपके दिमाग में होगा। ये बात जान के रखिएगा। क्यों ऐसा होता है, होता ये है कि अगर आप छोटा छोटा टॉपिक करके याद करते हैं तो इजीली आपके दिमाग में चला जाता है। और हर दिन अगर आप उसको रिवाइज करते चले जाते हैं, टाइम कितना देना है, 1 घंटा। 1 घंटा से ज्यादा आपको हायर एजुकेशन को देना ही नहीं है। यही चीज पीपल एनवायरमेंट के साथ भी है, मैं आपको वहां बताऊंगा जब मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आपको 1 घंटे देने, 1 घंटे में एक एक टॉपिक करने। 4 टॉपिक किया पहला दिन, दूसरा दिन फिर जब रिवाइज करने गए तो फिर 4 टॉपिक को रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट नया टॉपिक 4 आया। फिर वैसे करते करते पूरे मान लो मंडे टू सैटरडे, यहां तक आपको क्या करना है, नए पढ़ने। अब जो 1 घंटा नेक्स्ट होगा संडे का 1 घंटा जो होगा वो वहां नया कुछ नहीं करना है, आपको पूरे 6 दिन के टॉपिक रिवाइज कर लेने हैं। तो जब आप ऐसे करोगे ना, तो फिर हायर एजुकेशन आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा और एग्जाम के टाइम में आपको उतना प्रेशर भी फील नहीं होगा। होता क्या है कि एक साथ आप हायर एजुकेशन को पढ़ते नहीं हो और फिर एक साथ आप पढ़ने लगते हो, और एक साथ जब आप पढ़ने लगते हो
तो आपको लगता है यार इतना याद कैसे होगा, बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कतें आ रही है, तो इस वजह से हायर एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अब अगर आप देख रहे हो चैनल, तो उसमें आपको क्या करना है, एक ही घंटा रोज पढ़ना है, ब्रेक करके पढ़ना है, तो वैसे क्या होगा, आपको चीजें याद भी होंगी और काम भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हायर एजुकेशन पढ़ने का तरीका। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं कि भैया क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। ये देखने में तो बड़ा छोटा लग रहा है, छोटू सा सिलेबस, लेकिन ये थोड़ा वास्ट है, इसके अंदर डेप्थ बहुत है ना। तो हमें क्या पढ़ना है, हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अभी के उच्च शिक्षा प्रणाली की बात करूं तो कैसे होता है? सर कुछ नहीं है, हम लोग +2 तक को नॉर्मल शिक्षा में रखते हैं, सेकेंडरी में, उसके बाद हायर सेकेंडरी आ जाता है, जिसमें उसके बाद फिर क्या टॉपर वाला आ जाता है। मतलब क्या सर, ग्रेजुएशन 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है हमारा 12th के बाद, है ना, 3 साल का ग्रेजुएशन। लेकिन अब आ गई है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो भैया उसमें अब क्या 4 साल का ग्रेजुएशन है। कितना है? 4 साल का। ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो ओवरऑल बात कर ले रहा हूं मैं एक बारी। ठीक है, तो अब ये हो गया 4 साल का। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद मास्टर्स होता है, मास्टर्स के बाद लोग पीएचडी करते हैं, है ना, पीएचडी के बाद पोस्ट पीएचडी, वैसे तो उतना कोई करता नहीं लेकिन पीएचडी जरूर करते हैं। तो ये हो गया अपने हायर एजुकेशन में। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भैया पहले क्या था ये बताइए, कब का किस टाइम की बात कर रहा है ये? इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एनिशिएंट इंडिया। एनिशिएंट इंडिया के टाइम की बात कर रहा है, मतलब वैदिक पीरियड आया होगा, वैदिक बाद बुद्धिस्ट आया होगा, बुद्धिस्ट बाद जैनिज्म आया होगा, मुस्लिम वाला पीरियड होगा, ये सारा पीरियड होगा। उसके बाद फिर है ना, उसमें बहुत तक्षशिला, नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय रहे होंगे जो बहुत बहुत नामचीन रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। वेद में जो है हमारा वैदिक पीरियड, उसमें बात किया गया है 4 प्रकार के वेद की, उसकी चर्चा करनी होगी। तो ये सारा चीज आपको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। लेकिन डिटेल में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन सब पढ़ लेना है। अगर आप ये हायर एजुकेशन को एक दिन पढ़ने लग जाओगे तो बोर हो जाओगे, या फिर आप छोड़ दोगे, बोले यार छोड़ दो, इस यूनिट को छोड़ो। लेकिन मेरी बात मानो, अगर आप इसको आधा आधा घंटे करके, एक एक घंटे करके स्टेप बाय स्टेप लोगे, तो फिर आप क्या होगा, फिर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। उसके साथ साथ आपको इसमें क्या क्या ऐड करना है, अभी देखो, ये तो है ही, इसके साथ साथ न्यू में ना, अभी देखो बहुत सारी चीजें बजट में बताई गई होंगी। बजट पास हुआ, एंट्री बजट, उसमें हायर एजुकेशन को लेकर कुछ कहा गया होगा, ये ध्यान देना है। मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है ना, हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स पे हमको ध्यान देना है, तो ये बात भी करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ देखो, एक तो ये हो गया एनिशिएंट इंडिया में ये सारी चीजें। अब हमें बताना है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग कहां, रिसर्च इन पोस्ट और प्री इंडिपेंडेंट। तो प्री इंडिपेंडेंट में तो एनिशिएंट इंडिया में जो हुआ था वो हो गया, फिर बहुत सारी कमिटीज आई थी, है ना। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जो राधाकृष्णन कमीशन आया था, और फिर ये कमिटीज बहुत सारी हैं, सप्रू कमेटी, तो वर्धा एजुकेशन, ये सारा चीज जो था ना, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। मतलब लगभग 20-25 कमिटीज हैं, वो सारे कमिटीज, कोठारी कमीशन, ये सारी कमीशन के डिटेल में हमें चर्चा करनी है। और यहां से आपका मतलब 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम रख सकते हो, कभी कभी 1, कभी कभी 2 आ जाता है, ये पक्का है, लिख के ले लो, है ना। 2 क्वेश्चंस यहां से आते हैं। इसके साथ ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल के बारे में पढ़ना है कि भाई पुराना एजुकेशन सिस्टम क्या था, कन्वेंशनल जो अभी चल रहा है, नॉन कन्वेंशनल जो नई एजुकेशन प्रणाली है। नया एजुकेशन मतलब इसको बोल सकते हैं आपका कंप्यूटराइज्ड लर्निंग, है ना, जिसको डिजिटल लर्निंग कहा जाता है। तो डिजिटल लर्निंग कैसे है, इसकी चर्चा करनी है। उसके बाद हमें प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन की चर्चा करनी है, कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं टेक्निकल में, प्रोफेशनल में, स्किल बेस्ड में, है ना। आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्प एनएसडीसी जो है उसकी हेड बॉडी। फिर उसके बाद टेक्निकल के लिए एआईसीटी, है ना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल के लिए है, ठीक है। ये था वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन की चर्चा हमें करनी है। तो वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ लेंगे। अब देखो, पहले पॉलिसीज, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से आता था, लेकिन अब इससे सवाल एकदम 9 के बराबर आते हैं, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हायर एजुकेशन सिस्टम है, और इसी तरह से हायर एजुकेशन सिस्टम आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे आज। सर शुरुआत करने से पहले बता दीजिए कि हमको नोट्स कैसे मिलेंगे और हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, आपके लिए ना एक ये बुक है। बुक क्या है सर, ये मेरे द्वारा लिखा गया बुक है, मैंने खुद लिखा नहीं है, नोट्स अलग अलग जगह से ये करके मैंने एक बुक के फॉर्म में नोट्स बनाया है।
ये देखिए, अब इस बुक में मैंने सारा चैप्टराइजेशन कर रखा है, आप देख रहे हैं जी। तो ये सारा चैप्टराइजेशन जो है वो सारा आपको मिल जाएगा, लगभग 150 पेज के आसपास का होगा, ठीक है, जिसमें एनईपी वगैरह सब एडेड है। आप इसमें कुछ नहीं करना, आपको हर एक लेक्चर का नोट्स मेरे उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाइएगा वहां से लेके आप उसको एक एक करके पढ़िएगा। अब मैं जो शुरू करने जा रहा हूं, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बहुत सही तरीके से एकदम प्रिसाइज वे में बताने वाला हूं। ये वाला जो पीडीएफ है, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसको लीजिएगा, इससे पढ़िएगा, आपको बहुत सारा फायदा होगा, है ना। चलिए, तो हम लोग अब शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। क्या शुरू करें सर, थोड़ा सा इसको देख लें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं आज कि सर हायर एजुकेशन एनिस्टेंट इंडिया में अगर शुरुआत हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, है ना। अगर मैं बात करूं हायर एजुकेशन की, तो सबसे पहले कौन सा पीरियड होगा, सबसे पहले किस पीरियड में क्या बातें हुई होंगी, तो सर सबसे पहले जो पीरियड आया था ना, उसका नाम था वैदिक पीरियड। अब देखो, वैदिक पीरियड नाम ही से लग रहा है किसकी बात होगी, है ना। वैदिक पीरियड में किसकी बात होगी सर, वेद की, वेदों की, है ना। कौन कौन से वेद, 4 तरह के वेद हैं, उस वेद को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं वैदिक पीरियड को की बात करूं, तो यहां पे नॉलेज को 2 भाग में बांटा गया था। कौन कौन सा भाग में, आइए देखिए। एक को बोलते हैं अपराविद्या, एक को क्या बोलते हैं अपराविद्या, और एक को बोलते हैं पराविद्या, पराविद्या, और एक को बोलते हैं अपराविद्या। क्या बोलते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। सर पराविद्या का क्या मतलब होता है, मतलब पराविद्या मतलब होता है भगवान वाला ज्ञान, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, जिसको भगवत ज्ञान बोलते हैं, या इसको हायर नॉलेज भी कह सकते हो, और क्या क्या कह सकते हो सर, स्पिरिचुअल विजडम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, स्पिरिचुअल विजडम। मैं लिख दूं, आइए क्या क्या कह सकते हैं इसको देखें। सर पराविद्या जो है वो क्या है, उसको हम कह सकते हैं हायर नॉलेज, इसको स्पिरिचुअल विजडम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको और क्या कह सकते हैं सर, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। तो ये हो गया, या फिर इसको अगर बोलेंगे तो भगवान का ज्ञान, नॉलेज ऑफ गॉड, नॉलेज ऑफ गॉड, है ना। तो ये हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अपराविद्या, तो सर इसको क्या बोलेंगे, इसको लोअर नॉलेज कहा गया है। क्या कहा गया है, लोअर नॉलेज, है ना। और क्या कहा गया, मतलब इसको नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। क्या बोला गया है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, सांसारिक ज्ञान, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और इसके साथ साथ क्या है सर, इसको बोला गया सेक्युलर साइंसेस। क्या बोला गया, सेक्युलर साइंसेस। देखिए ये 2 नॉलेज थी, तो 2 नॉलेज कहने का मतलब है कि एक ज्ञान बोला गया भगवत ज्ञान, जो किससे मिलता है, वेदों से मिलता है। एक होता है नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, जो लोअर नॉलेज को बोला गया, वो संसार की चीजों से मिलता है। किससे मिलता है, संसार के, जो आप एक्सपीरियंस करेंगे उस बेस पर चीजों से मिलता जाएगा आपको। कम दिख रहा है, हाँ ठीक, चलो ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि इन नॉलेज को प्रोसेस करने का क्या तरीका था, कितने स्टेजेस में इसको प्रोसेस किया जाता था, कैसे वैदिक पीरियड में नॉलेज दी, मतलब शिक्षा दी जाती थी, या फिर नॉलेज को ग्रैब किया जाता था, उसका 3 प्रोसेस था। क्या प्रोसेस था, आइए देखते हैं। प्रोसेस ऑफ नॉलेज इन वैदिक पीरियड क्या था भाई साहब, सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले श्रवण करने का काम किया जाता था, कि जो लोग वेदों के बारे में बता रहे हैं
उसको श्रवण करना है। श्रवण मतलब सुनना, सुनने का काम। उसके बाद क्या था, उसके बाद था मनन। श्रवण मतलब सुनना, मनन मतलब थिंक करना, सोचना। और फिर तीसरा था निध्यासन। निध्यासन का मतलब होता है उसको अपने लाइफ में उसको अप्लाई करना, अप्लाई इनटू रियल लाइफ, जो आपके लाइफ है उसमें अप्लाई करना। तो सीधा सीधा बेसिक सा फंडा क्या क्या कि भैया वैदिक पीरियड में जो वेदों से नॉलेज दिया जाता था, सबसे पहले लोग उसको सुनते थे, उसके बाद उस पर चिंतन करते थे, मनन करते थे, और फिर उसको अप्लाई करते थे रियलिटी लाइफ में, रियल लाइफ में उसको अप्लाई करने का काम किया जाता था। श्रवणा, मनना और निध्यासना, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, क्या क्या था जी, ध्यान दीजिए, बताइए। सबसे पहले था श्रवण। श्रवण इसको बोलते हैं ना। तो श्रवण मतलब होता है क्या, सुनना, है ना, क्या बोलता है, सुनना। एक्वायरिंग नॉलेज बाय लिसनिंग, ठीक है, यही हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं, श्रुति बोल सकते हैं। दूसरा क्या था भैया, दूसरा था मनन, ठीक है। मनन का मतलब होता है चिंतन करना, थिंग्स, है ना, तो इसका क्या मतलब है, थिंग्स। एनालिसिस व्हाट दे हर्ड, है ना, यहां क्या करते थे, प्यूपिल्स जो थे वो थिंक करते थे, ठीक है। तो एनालिसिस व्हाट दे हर्ड, जो उन्होंने सुना उसको एनालाइज किया। और फिर जो तीसरा होता था वो होता था निध्यासन। निध्यासन मतलब अप्लाई इनटू रियल लाइफ, अप्लाई दैट लिसनिंग इनटू रियल लाइफ, है ना। ये जो है ना, ये हमारा मतलब रियल काम भी होता है कि देखो यार हम सुनते सबकी हैं, है ना, करते अपनी है, ठीक है, जो सुनते हैं उस पे एक्शन नहीं लेते, ये हमारा रियल काम भी है। तो वही काम वेदों में के द्वारा भी किया जाता था। पहले लोग क्या करते थे, अच्छे जो लोग हैं, जो गुरु होते थे वैदिक पीरियड में, वहां पे पहले पहले क्या करते थे, बोलते बस सुनो, सुनने के बाद फिर क्या, उसको मनन करो और तब उसको रियल लाइफ में अप्लाई करो। तो ये प्रोसेस होता था जब वो लोग, जब वेदों के द्वारा उनको नॉलेज दिया करते थे। तो नॉलेज लेने वाले जो पहले श्रवण करते थे, फिर मनन करते थे, और फिर उसके बाद निध्यासन मतलब उसका अप्लाई करते थे रियल लाइफ में, है ना, ये वाला बात था। अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद की बात अगर की जाए तो हमारा वेद आया था, 4 तरह की। तो वेद की बात करी जाए तो कितने तरह की वेद होती थी, 4 तरीके की वेद होती थी। कितने कितने तरह की, 4 तरीके की। कौन सा सर, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद था। अब इन चारों वेदों के बारे में जानते हैं। सर ऋग्वेद, आइए पहले 4 वेद की बात करते हैं। फोर वेदास, है ना, 4 वेद थे जी। अब 4 वेद की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से वेद थे भाई। सबसे पहला अगर वेद की बात करा जाए, सबसे पहला तो वो था ऋग्वेद। कौन सा था जी, ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद। ऋग्वेद, है ना। अब ऋग्वेद की बात करा जाए तो यहां पे क्या हुआ था, यहां सबसे पहले गायत्री मंत्र मिला था। ये गायत्री मंत्र यहीं पे पाया गया था, फाउंड गायत्री मंत्र, ठीक है। अगर मैं उसके बाद की बात करूं तो यहां पे जो है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेद यही था।
सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हिम्स जो था, कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स की यहां से हुई थी। कितने की? कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन और क्या था, यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रह्मवादिनी का कॉन्सेप्ट था। ब्रह्मवादिनी का कॉन्सेप्ट यहां लाया गया था। अब ब्रह्मवादिनी का क्या मतलब है? देखिए, ब्रह्मवादिनी का मतलब होता था, एक मिनट, ब्रह्मवादिनी का मतलब वो होता था भैया, वैसी लेडीज जो शादी, लेडीज कहां से हुए, वैसी महिला जो शादी नहीं किया करती थी, उसको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी। तो यहां पे इसका हुआ। अब उसके बाद इसका वर्णन कहां पे है भैया? इसका ऋग्वेद का वर्णन कहां है? ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णन है। कहां? ऐत्रेय ब्राह्मण। अगर इसको हिंदी में लिखे तो ऐत्रेय ब्राह्मण, है ना। यहां पे इसका वर्णन है। और इसमें क्या है सर, इसमें ना दो ऐसे, मैत्री और गर्गी, ये दो ऐसी फिलोसोफर थी, ठीक है, जो यहाँ पे पाए, मतलब यहाँ पे इन्होंने अपना काम किया था। दो ब्रह्मवादिनी में कौन थी भाई साहब? एक गर्गी और मैत्री, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, मुझे लगता है ये काफी होगा, है ना। ये इससे ज्यादा मुझे लगता है अगर एक दो रह गया होगा तो इस नोट्स में फिर कुछ नहीं छूटा होगा। आप इस नोट्स से देख लीजिएगा, इस नोट्स में ये देखिए, है ना, इसमें कुछ नहीं छूटा होगा। अगर कुछ रह गया होगा तो आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे एक सारा काम बन जाएगा आपका। चलिए, उसके साथ आप नेक्स्ट क्या चले, नेक्स्ट है उसके बाद जो है दूसरा, दूसरा जो है वो सामवेद है। सामवेद क्या है भैया? देखिए, सामवेद, अगर मैं सामवेद की बात करूं तो यहां सामवेद में ना इंडियन म्यूजिक सिस्टम की शुरुआत जो हुई थी यहीं से हुआ था। इसका इन्वेंशन यहां से हुआ था। शुरुआत, बेसिक एकदम फाउंडेशन जिसको बोलते हैं ना, फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक सिस्टम यहीं से आया था। इंडियन म्यूजिक सिस्टम, ठीक है। दूसरा है, इसका वर्णन कहां पे भैया? इसका वर्णन पंचविमासा में है। इसका वर्णन कहां है? पंचविमासा में है। और यहां पे क्या है? यहां पे 75 म्यूजिक के मंत्राज हैं। 75 म्यूजिक के मंत्राज है। और क्या है भाई? देखें, ठीक है, सामवेद में, ठीक है, देखो यहां पे दो है, छांदोग्य उपनिषद और केना उपनिषद, यहीं पे था। ये इसको भी लिख लो, दो उपनिषद यहां थे। कौन कौन सा? छांदोग्य और एक क्यों, एक था कीना उपनिषद। छांदोग्य और कीना उपनिषद, ये दो उपनिषद यहां पाए गए थे। और भी क्या है? और कुछ है? ठीक है, बस यही था, इतना, ये काफी है किसके लिए? सामवेद के लिए। अब तीसरा जो वेद था, तीसरा वेद था यजुर्वेद। कौन सा वेद था? यजुर्वेद। तीसरा कौन सा वेद था जी? यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हुआ था? कलेक्शन, जो बहुत सारे मंत्र उच्चारण यहां सिखाए गए थे। कलेक्शन ऑफ प्रोज मंत्रास, है ना। एक तो ये, उसके बाद इसका वर्णन कहां था? इसका वर्णन था सतपथ में। सतपथ, है ना, सतपथ, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर इसकी बात करूं तो यहां पे क्या था सर? यज्ञ नियम का जो विधान वगैरह था वो सारा यहीं पे आया था। क्या था? यज्ञ नियम, ठीक है, ये हो गया। चैंटिंग यहीं से शुरू हुई थी। और कुछ है देखा जाए? देखिए,
इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, द अर्लियर कृष्ण यजुर्वेद और मोर रिसेंट शुक्ला यजुर्वेद। अच्छा इसको छोड़ो। हाँ कब से? 1200 से 800 बीसी के बीच में ये था। ठीक है खत्म। इंपॉर्टेंट उपनिषद आप देखो, यहाँ पे 5 उपनिषद थे। कौन? ये बृहदारण्यक, ईशा, तैत्तिरीय, कथा और मैत्री। ये इसको याद कर लीजिएगा, बात खत्म। इसमें और कुछ नहीं है। बोल रहा है बृहदारण्यक इज अमंग अर्लिएस्ट एक्सटेंसिव डिस्कशन। देखो धर्म कर्म और मोक्ष की बात यहीं पे बात करी गई थी यजुर्वेद में। किसके? धर्म कर्म और मोक्ष की बात। हिंदू में सबसे, जो सनातन धर्म है उसमें सबसे बड़ा बात होता है धर्म कर्म और मोक्ष, वो यहीं पे बात करी गई थी। कि लिख ले तो धर्म कर्म और मोक्ष, है ना, इसकी बात यहां करी गई थी। ये बात ध्यान में रखें जी। इसके साथ साथ क्या एक और वेद है? सर कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब देखो अथर्ववेद की अगर बात करें तो जो जितने ब्लैक मैजिक्स थे ना, जादू टोना, है ना, यहीं पे इसका वर्णन है। ठीक है ये यहाँ पे ना एक सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि आयुर्वेद शल्य चिकित्सा कहाँ था? तो आयुर्वेद जो शल्य चिकित्सा है यहीं पे है। यहां अवेलेबल है। ठीक है, और इसका वर्णन कहां है? इसका वर्णन जो है गोपथ में वर्णन है। कहां वर्णन है? गोपथ में। ठीक है, इसका वर्णन कहां है? गोपथ में वर्णन है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बेसिक जो आपका काम है किसका? आपके वैदिक पीरियड का, वो ये 4 वेद पर डिपेंडेंट करता है। अब 6 दर्शन भी हैं, जैसे संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, कनादा, वेदांता। देखो तो ये सारे जो है ना ये दर्शन है ना। उसी तरह से कुछ वेदांगा भी हैं। ठीक है, वो दर्शन है, वेदांगा है, उसके बाद कुछ एजुकेशन सिस्टम है। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। आपको वो सारा चीज हम डिटेल में और भी पढ़ाएंगे, है ना। आज के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन यही रखते हैं। ये चीज याद रखिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा और ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो बुद्धिस्ट पीरियड और जैनिज्म की शुरुआत करेंगे और कुछ दर्शन बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ हम आज यही विदा लेते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।